आप सभी दोस्तों का गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम पूरा मध्यकालीन भारत एक ही क्लास में करने वाले हैं और इसके बाद दोस्तों हम जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं मध्यकालीन भारत से उसको करा देंगे। और जो भी दोस्त ये दोनों चीज़ कर लेगा उसका चाहे जो भी एग्ज़ाम हो उसमें एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। और इसकी पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, लेकिन दोस्तों पहले आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तब जाकर आप लोगों को पीडीएफ समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत की शुरुआत हम लोग करते हैं मोहम्मद बिन कासिम से। तो 712 एडी में रावर का युद्ध हुआ जो कि कहाँ पे है, सिंध पाकिस्तान में। किसके किसके बीच में हुआ, तो वो हुआ मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सेन के बीच में, जिसमें दाहिर सेन की बुरी तरह से पराजय हो गई और मोहम्मद बिन कासिम विजयी हो गया। तो इसके साथ ही भारत में मुस्लिम या इस्लाम, तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आप लोग कुछ चीज़ें जान लीजिए। तो मोहम्मद बिन कासिम का जन्म सऊदी अरब के ताइफा शहर में हुआ था। इसके पिता का नाम था कासिम बिन यूसुफ, जिनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई जब मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही छोटा था। तब इसकी देखभाल इसके ताऊ या चाचा हज्जाज बिन यूसुफ किए और बाद में चलकर हज्जाज बिन यूसुफ ने अपनी लड़की की शादी मोहम्मद बिन कासिम से कर दिया। तो हज्जाज बिन यूसुफ का मोहम्मद बिन कासिम दामाद और भतीजा दोनों था। हज्जाज बिन यूसुफ जो था वो इराक का गवर्नर था। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी या आक्रांता या इन्वेडर था जो कि भारत में आया था। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि भारत में पहला इन्वेडर कौन था, तब आप लोग करिएगा सिकंदर, जो कि आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगर ये पूछे पहला मुस्लिम आक्रांता या इन्वेडर कौन था, तब आप लोग बताइएगा मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मंदिरों की मरम्मत भी कराई और कुछ नए मंदिरों का निर्माण भी कराया। और इसने एक काम और किया, पहली बार जजिया कर को इम्पोज किया या लगाया भारत के लोगों पर। और किन किन लोगों पर लगाया, जो नॉन मुस्लिम थे। जजिया क्या था, जजिया एक प्रकार का सुरक्षा कर था जो कि लिया जाता था किससे, नॉन मुस्लिमों से। जो मुसलमान नहीं हैं उन लोगों को देना पड़ता था जजिया। और जजिए से छूट किन किन को थी, तो वो थे ब्राह्मण और औरत और बच्चे और साधु या सन्यासी, इन लोगों को जजिया से छूट थी। और जजिया पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और हैं, वो भी आप लोग देखिए। तो फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार जजिया ब्राह्मणों पर भी लगाया और अकबर ने जजिया को ख़त्म कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने पुनः जजिया को लगा दिया। फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया को हमेशा के लिए भारत से ख़त्म कर दिया। ये थे जजिया के बारे में कुछ प्रमुख पॉइंट जो कि आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है महमूद गजनवी, जिसका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो अफगानिस्तान में हुआ था। कहाँ पे, तो गजनी नामक जगह पे हुआ था। गजनी अफगानिस्तान में कोई जगह है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था महमूद गजनवी का। तो इसके बारे में देखिए, तो महमूद गजनवी जो था वो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी के बारे में एक बात यह है कि यह भारत में सिर्फ लूट के लिए आता था और यहाँ से बहुत सारा धन लूट कर लेकर जाता था। और महमूद गजनवी ने भारत के बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा और लूटा, इसलिए इसे मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। मूर्ति भंजक मतलब मूर्ति तोड़ने वाला। अब महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किए आप लोग वो देख लीजिए। तो एक किया था इन्होंने 1001 में
पंजाब में। और किसे हराया था? तो राजा जयपाल को हराया था। तो राजा जयपाल को इसने बुरी तरह से हरा दिया और वहाँ पर भी बहुत सारी लूट की और बाद में राजा जयपाल ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद 1008 में इसने नागरकोट को लूटा और नागरकोट में एक मंदिर है जिसका नाम है ज्वाला देवी का मंदिर, उसको भी लूटा। ये नागरकोट कहाँ पर है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो राजा जयपाल थे पंजाब के, उनके एक पुत्र थे आनंदपाल और आनंदपाल के एक मित्र थे, उनका नाम था फतेह दाऊद। फिर जो शिया मुसलमान फतेह दाऊद थे जो कि आनंदपाल के मित्र थे, उन पर महमूद गजनवी ने आक्रमण करने के लिए आनंदपाल से मार्ग मांगा, जिसे आनंदपाल ने इनकार कर दिया और बाद में महमूद गजनवी और आनंदपाल और फतेह दाऊद के बीच में युद्ध हुआ और ये लोग हार गए। फिर वहीं पे इसने नागरकोट जो कि हिमाचल प्रदेश में है उसको लूटा और नागरकोट में एक मंदिर है ज्वाला देवी का मंदिर, उसको भी लूटा। तो बस इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि 1008 में कहाँ पर लूट की थी महमूद गजनवी ने? तो नागरकोट में। और नागरकोट में किस जगह पर और की थी? तो ज्वाला देवी का मंदिर भी लूटा था। और 1018 में महमूद गजनवी ने मथुरा और कन्नौज को भी जीत लिया। 1020 और 1022 में कलिंजर में महमूद गजनवी को 2 बार हार का सामना करना पड़ा था। 1025 इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और उस समय वहाँ के राजा कौन थे? तो वो थे भीमदेव फर्स्ट। और 1027 में जाटों से इसका युद्ध हुआ। उसके बाद अल-बेरूनी और फिर दौसी, ये दोनों लोग जो महमूद सल्तनत थी अफ़गानिस्तान में, जिसका कि सुल्तान था महमूद गजनवी, उसके दरबार के ये दोनों लोग विद्वान थे। कौन कौन? अल-बेरूनी और फिरदौसी। तो अल-बेरूनी एक फारसी विद्वान थे। उन्होंने भारत की इतिहास पर एक किताब लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद और इसे तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो दूसरे विद्वान थे जिनका नाम था फिरदौसी, उन्होंने जो किताब लिखी थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था शाहनामा, जो कि इस समय फारस जो कि वर्तमान का है ईरान, उसका क्या है? महाकाव्य है। क्या? शाहनामा। अगला टॉपिक है मोहम्मद गौरी। ये भी कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से। 1191 पहला तराइन का युद्ध तो किसके किसके बीच में हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। मोहम्मद गौरी के बीच में। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गए और गौरी को हार का सामना करना पड़ा और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवन दान दे दिया और वो चाहते तो उसको वहीं पर मार देते। उसके बाद 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, ये किसके किसके बीच में हुआ? तो ये हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा और मोहम्मद गौरी विजयी हो गया। और इसने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया द्वितीय तराइन युद्ध के बाद, जो कि हुआ था 1192 में। उसके बाद है 1194 चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें जयचंद को हार का सामना करना पड़ा और मोहम्मद गौरी विजयी हो गया। तो जयचंद के बारे में आप लोग जान लीजिए। जयचंद क्या थे? कन्नौज के राजा थे और इनकी लड़की का नाम था संयोगिता, जो कि
पृथ्वीराज चौहान से शादी कर ली थी जयचंद के खिलाफ जाकर। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दुश्मनी हो गई। तो फिर जो मोहम्मद गोरी था वो जयचंद से मिल गया और जयचंद ने सारे जो खुफिया जानकारी थी वो किसको दे दी? गोरी को दे दी। और उसी का फ़ायदा उठाकर वो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा दिया। लेकिन फिर मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में, जो कि हुआ 1194 में, जयचंद को भी हरा दिया। फिर 1206 धाम यका, जो कि सिंध पाकिस्तान में है, वहाँ पर खोखरे जाट जो समुदाय थे उन्होंने किसको मार दिया? तो उन्होंने मार दिया मोहम्मद गोरी को मार दिया। तो दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत कब से स्टार्ट हुआ? 1206 से स्टार्ट हुआ, 1526 तक चला। 1526 में ख़त्म हो गया बाबर के आगमन पर। तब 1526 से क्या स्टार्ट हो गया था? मुगल काल। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से शुरू हुआ और 1526 तक चला और टोटल 320 साल तक दिल्ली सल्तनत चली। तो दिल्ली सल्तनत में किन किन वंशों ने शासन किया वो आइए देखते हैं। आप लोग इसी क्रम में याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्रम वाइज भी पूछता है। तो पहला वंश था गुलाम वंश, जो कि चला था 1206 से 1290 तक। दूसरा था खिलजी वंश, जो कि चला था 1290 से 1320 तक। और तीसरा वंश था तुगलक वंश, जो कि चला था 1320 से 1414 तक। और चौथा वंश था सैयद वंश, जो कि चला था 1414 से 1450 तक। और पांचवा है लोधी वंश, जो कि चला था 1450 से 1526 तक। तो आप लोगों को इसी क्रम में याद रखना है और एग्ज़ाम में क्रम वाइज भी पूछता है और किसने कितने साल तक शासन किया उसको भी पूछता है। तो आप लोग हो सके तो सीधे सीधे याद कर लीजिएगा, नहीं तो एक ट्रिक बता रहे हैं उसका इस्तेमाल करके। तो आप लोगों को याद करना है गुल खिले तो सलाम लोदी। गुल खिले तो सलाम लोदी। इसको आप कम से कम 10 बार तेजी से दोहराइएगा तो याद हो जाएगा। गुल खिले तो सलाम लोदी, गुल खिले तो सलाम लोदी। गुल से हो गया गुलाम वंश, खिले तो हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सलाम से हो गया सैयद और लोदी से हो गया लोधी वंश। तो इसकी ट्रिक है भाइयों, गुल खिले तो सलाम लोदी। और एक कोड है उसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये कोड है 84 30 94 36 76। 84 30 94 36 76 इसको याद रखिए। और गुल खिले तो सलाम लोदी ये याद रखिए। बाकी ये तो पता ही है कि दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत 1206 से स्टार्ट हुआ है। तो 1206 से स्टार्ट करके यही दोनों ट्रिक लगाइए और आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो आइए देखते हैं पहला वंश जिसका नाम था गुलाम वंश। तो पहला वंश है गुलाम वंश, जो कि चला था 1206 से 1290 तक, जिसे स्लेव वंश भी कहा जाता है। इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल था 1206 से 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? तो ये एक गुलाम थे किसके? मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी के एक और गुलाम थे जिनका नाम था इल्तुतमिश, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनको 3 उपाधियां मिली थी। पहली है सिपह सलाहकार, और दूसरा है लख बख्श, और तीसरा है हातिम द्वितीय या हातिम सेकंड। ये 3 उपाधियां मिली हैं। किसको मिली हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को।
और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहली मस्जिद बनवाई जिसका नाम था क्वातुल इस्लाम मस्जिद, जो कि है दिल्ली में। और दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, जो कि है अजमेर राजस्थान में। ये क्वेश्चन आया था UPPCS 2022 में कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाया था, तो उसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया और कुतुब मीनार सूफी संतों के याद में बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो आइए देखते हैं कुतुब मीनार को कैसे कैसे बनाया गया और किन किन शासकों ने उसको बनवाया। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी आधारशिला रखी, ये मतलब फाउंडेशन रखा और 1 फ्लोर तक बनवाया। उसके बाद आए इल्तुतमिश, उन्होंने 4 फ्लोर या 4 तल को कंप्लीट किया। फिर आए फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने कुतुब मीनार के काम को पूरा कंप्लीट किया और 4 और +1 5 तल या 5 फ्लोर तक पूरा। उसके बाद 1210 में लाहौर में पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और ये लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी हुआ करती थी, जो कि इल्तुतमिश ने बदलकर दिल्ली कर दिया, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है इल्तुतमिश, जिसने शासन किया था 1210 से 1236 तक। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए कि इल्तुतमिश कैसे दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के लड़के थे आराम शाह। तो आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे, जिसके बाद वहाँ पर विरोध होने लगा। तो बाद में 1210 में ही इल्तुतमिश को दिल्ली का या दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया। इल्तुतमिश को उपाधियाँ मिली थी 3। तो पहली उपाधि थी शमसी और दूसरा था सुल्तान ए आजम की उपाधि और तीसरा था अल्तमश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला विधिक सुल्तान या लीगल सुल्तान कहा गया। तो लीगल सुल्तान या विधिक सुल्तान किसे कहा गया? वो कहा गया इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा गया। और इल्तुतमिश ने इल्वरी वंश की स्थापना की। तो दिल्ली सल्तनत को इल्वरी वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जो इल्तुतमिश था वो इल्वरी तुर्क था। अब इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली कर दिया। लाहौर किसके समय में थी? तो लाहौर थी ऐबक के समय में। ऐबक के समय में राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, जिसको इल्तुतमिश ने बदलकर दिल्ली कर दिया। उसके बाद इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम या इक्ता प्रणाली का इजाद किया। इक्ता सिस्टम या इक्ता प्रणाली का इजाद किया। इक्ता सिस्टम या इक्ता प्रणाली में क्या होता था कि लोगों से भू राजस्व वसूल किया जाता था और जितना भी भू राजस्व वसूल किया जाता था उसको जो पूरे दरबार में अधिकारी होते थे उनमें बराबर बांट दिया जाता था। तो ये हो गया इक्ता सिस्टम। उसके बाद इल्तुतमिश के समय में ही चंगेज खान का आगमन हुआ 1221 में। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के या कॉइन चलाए, जिसका पहले का नाम था टंका, जो कि था चांदी का, और दूसरे का नाम था जीतल, जो कि था तांबा का। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए सिक्कों का नाम क्या था। तो पहला जो चांदी का था उसे टंका कहा जाता था और दूसरा जो तांबा का था उसे जीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से सम्मान पत्र मिला 1229 में। और ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने
रजिया सुल्तान जो कि उसकी पुत्री थी उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो ग्वालियर का युद्ध हुआ था 1233 में, जहां पर इल्तुतमिश ने मंगल देव को हरा दिया था। ग्वालियर का युद्ध हुआ था 1233 में, जहां इल्तुतमिश ने मंगल देव को हरा दिया था। और ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी बड़ी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना सक्सेसर या उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो रजिया सुल्तान के बारे में यह है कि यह पहली महिला शासिका बनी जिसके शासन की अवधि थी 3 साल 6 महीना और 6 दिन। और रजिया सुल्तान की कैथल हरियाणा में मृत्यु हो गई। रजिया सुल्तान के बारे में एक बात यह प्रचलित है इतिहासकारों द्वारा कि रजिया सुल्तान बहुत ही बहादुर महिला थी, जो कि बिना पर्दे के दरबार में आती थी और उसको चलाती थी। उसके बाद में यह बलबन, जिनका शासनकाल था 1266 से 1287 तक। बलबन क्या थे? तो ये थे इल्तुतमिश के गुलाम। तो बलबन इल्तुतमिश के गुलाम थे और इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ये दो लोग किसके गुलाम थे? तो ये लोग गुलाम थे मोहम्मद गोरे के। तो बलबन के बारे में देखिए, सबसे पहला काम बलबन ने किया, दल चलीसा को खत्म कर दिया। और दल चलीसा को लाया कौन था? दल चलीसा को लाए थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दल चलीसा को लाए थे। और दल चलीसा में क्या होता था, जो 40 सबसे निष्ठावान गुलाम होते थे, जो 40 सबसे निष्ठावान गुलाम होते थे, उन्हीं का एक संगठन होता था जिसे कहा जाता था दल चलीसा। तो 40 जो निष्ठावान गुलाम होते थे उन्हीं का एक संगठन होता था जिसे कहा जाता था दल चलीसा। तो इसको लाया था इल्तुतमिश ने और ख़त्म कर दिया बलबन ने। उसके बाद बलबन ने सजदा और पैबोज स्टार्ट किया। सजदा और पैबोज मतलब पैर को चूमना, पैर को चूमना। तो पैर को चूमने की परंपरा किसने शुरुआत की? तो बलबन ने। किस रूप में? सजदा और पैबोज के रूप में। उसके बाद तीसरा है, बलबन नवरोज को मनाता था त्योहार के रूप में। और नवरोज के बारे में यह है कि ये नए साल के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पर? इराक में। बलबन ने लौह और रक्त योजना या ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की शुरुआत की। ये क्या है? लौह और रक्त पॉलिसी या ब्लड और आयरन पॉलिसी। ये होती है शत्रुओं के लिए कि शत्रुओं पर कोई भी दया नहीं करनी है और उन पर बहुत क्रूरता से प्रहार करके खत्म करना है। इस पॉलिसी को नाम दिया गया लौह और रक्त पॉलिसी, जिसे किसने स्टार्ट किया था? जिसे बलबन ने स्टार्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। आप लोग को बस बलबन याद रखना है, बस उसे जानकारी के लिए। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद है आमिर खुसरो। तो इनके बारे में जान लीजिए। आमिर खुसरो के बारे में, ये बलबन के दरबारी कवि थे और ये एटा यूपी के रहने वाले थे। और आमिर खुसरो जी को तोताए हिंद की उपाधि दी गई। और आमिर खुसरो तबला, सितार, कव्वाली के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। और आमिर खुसरो ने कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की, जिनमें से 2 हैं खजाइन उल फतूह और तुगलक नामा। तो खजाइन उल फतूह में है जो खिलजी, अभी हम लोग पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी में, उसके मिलिट्री मार्च के बारे में। तो मिलिट्री मार्च के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? खजाइन उल फतूह, जो कि लिखे थे आमिर खुसरो जी। और उसके बाद तुगलक नामा, जो कि है घियासुद्दीन तुगलक के बारे में। घियासुद्दीन तुगलक के बारे में, जो कि हम लोग पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी में। तो आमिर खुसरो जी
2 किताबों की रचना की। पहला है खजाइन उल फतूह, दूसरा है तुगलकनामा। खजाइन उल फतूह ये है खिलजी के बारे में और तुगलकनामा है गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। और इनका लास्ट शासक था गुलाम वंश का दिल्ली सल्तनत में, जिसका नाम था मोहम्मद कैकाबाद। मोहम्मद कैकाबाद को जलालुद्दीन खिलजी ने बाहर भगा दिया और खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश की शुरुआत करी। तो हम लोग बस आज यहीं तक पढ़ते हैं, मोहम्मद कैकाबाद तक। कल से शुरू करेंगे खिलजी वंश, जिसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी। तो आइए एक बार दिल्ली सल्तनत की ट्रिक को दोबारा रिपीट कर देते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो वो ट्रिक थी गुल खिले तो सलाम लोदी, और उसका कोड था 84 30 94 36 76। तो क्या था भाइयों? गुल खिले तो सलाम लोदी। तो ट्रिक थी गुल खिले तो सलाम लोदी। और देखिए, ये जो दिल्ली सल्तनत में जो जो वंश शासन किए थे उनके लिए ये ट्रिक हो गई। तो गुल से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, और सलाम से हो गया सैयद वंश, और लोदी से हो गया लोदी वंश। और जो कोड था वो था 84 30 94 36 76। अर्थात गुलाम वंश ने 84 साल तक राज किया, और खिलजी वंश ने 30 साल तक राज किया, और तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा 94 साल तक राज किया, और सैयद वंश ने 36 साल तक, और लोदी वंश ने 76 साल तक। तो आप लोग अगर ये दोनों ट्रिक याद करेंगे तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में दिल्ली सल्तनत को। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक किया था गुलाम वंश, तो आज पढ़ा जाएगा खिलजी वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खिलजी वंश चला था 1290 से 1320 तक, और इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1290 से 1296 तक। और जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो जो गुलाम वंश के लास्ट शासक थे, जिनका नाम था मोहम्मद कैकुबाद, या जिनको क्यूमर्स भी कहा जाता था, उनके गवर्नर थे या शाही अंगरक्षक थे। और इनकी उम्र 70 साल थी जब ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने। क्योंकि जो क्यूमर्स था वो बहुत ही कमज़ोर शासक था, इसलिए जलालुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी हथिया ली और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया 1290 में। और इसके बारे में आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि इसको शाइस्ता खान की उपाधि दी गई थी। तो शाइस्ता खान की उपाधि किसे दी गई थी? जलालुद्दीन खिलजी को, जो खिलजी वंश का संस्थापक था। बस इसके बारे में इतना ही। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सबसे पावरफुल शासक था खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश में, जिसका शासनकाल था 1296 से 1316 तक। और ये क्या था? ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के लड़की से शादी भी की, और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को चाकू मारकर हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन बैठा। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक चला था? 1296 से 1316 तक। और इससे अर्थात अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सनी या विश्व विजयी का टाइटल या उपाधि मिला था। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ प्रमुख युद्धों में भाग लिया और उसमें जीत हासिल की, जिसमें एक है 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के राजा कर्णदेव को हरा दिया। फिर 1303 में चित्तौड़ में महाराजा रतन सिंह को हरा दिया। और फिर 1307 में दक्षिण में देवगिरी है, जो कि यादव साम्राज्य था, रामचंद्र देव को, वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने
सेनापति या जो उसका दास था जिसका नाम था मलिक कफूर, उसको भेजकर रामचंद्र देव को भी हरा दिया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसने राजनीति अर्थात पॉलिटिक्स और रिलीजन अर्थात धर्म को अलग अलग ट्रीट किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार किए जिसे कहा जाता है मिलिट्री रिफॉर्म। तो मिलिट्री रिफॉर्म की शुरुआत किसने की थी? तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है एग्जाम में। और उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार या मार्केट रिफॉर्म किया, जिससे क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जिसने इन्फ्लेशन या महंगाई पर कंट्रोल किया बाजार सुधार या मार्केट रिफॉर्म को लाकर। तो देखिए यहाँ पे नोट किया गया है, दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने महंगाई पर नियंत्रण किया। और खिलजी वंश में कुल कितने शासक हुए? तो 5 शासक हुए। और लास्ट शासक का नाम था नसीरुद्दीन शाह। तो ये कुछ नहीं किया था, बस आप लोग ये याद रखिए कि खिलजी वंश का लास्ट शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन शाह। और इसके बाद कल ये छूट गया था गुलाम वंश में, कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी देख लीजिए। गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए? तो गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए, जिनमें से 3 ऐसे शासक हुए जो कि गुलाम थे। जिनमें कौन कौन था? तो कल हम बताए थे आप लोगों को। पहला था ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश और उसके बाद बलबन। तो गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए, जिनमें 3 गुलाम हुए, जिनमें थे पहला ही जो गुलाम वंश का संस्थापक हुआ जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश और उसके बाद बलबन। तो आज की टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको दिल्ली सल्तनत की जो ट्रिक है उसको एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत की ट्रिक थी गुल खिले तो सलाम लोदी, और उसका कोड था 84 30 94 36 76। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है तुगलक वंश। तो दोस्तों, तुगलक वंश ने राज किया था 1320 से 1414 तक। और तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक राज किया था। और कितने समय तक राज किया? तो 94 सालों तक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक का जो राज था वो था 1320 से लेकर 1325 तक। तो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक हो गया। और सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक का लड़का हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल हुआ 1325 से 1351 तक। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कहा जाता है कि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक फारसी, अरबी, संस्कृत, गणित और खगोल शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञानी था। और इसने हिंदुओं को ऊंचे पद पर नियुक्त किया। और मोहम्मद बिन तुगलक अपने दरबार में होली खेला करता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक फारसी, अरबी, संस्कृत, गणित, खगोल शास्त्र का बहुत बड़ा जानकार आदमी था। और इसने हिंदुओं को ऊंचे पद पर नियुक्त किया और यह अपने दरबार में होली खेला करता था। और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान हुआ जिसने सती प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं के बारे में। तो जिनमें पहला है दोआबा में राजस्व वृद्धि, जो कि किया था 1325 में। ये दोआबा कहाँ है? तो ये है दक्कन, जो कि इस समय दक्षिण भारत में है। तो दोआबा की जो ज़मीन थी वो उस समय बहुत ही उपजाऊ हुआ करती थी, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि वहाँ पर राजस्व को बढ़ा दिया जाए।
लेकिन ज्यों ही मोहम्मद बिन तुगलक ने दोओबा में राजस्व को बढ़ा दिया तो उसके बाद वहाँ पे अकाल पड़ गया, जिससे वहाँ के किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और अपनी फसलों में आग लगा दिया तथा सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी। तो बाद में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को ये दोआबा में राजस्व वृद्धि को वापस लेना पड़ा, तो इसकी यह योजना भी असफल हो गई। तो दूसरी योजना है राजधानी परिवर्तन 1326 और 27 में। तो मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी पहले दिल्ली हुआ करती थी, फिर इसने दिल्ली से अपनी राजधानी बदलकर दौलताबाद कर ली। दौलताबाद ये बदला हुआ नाम है। ये किसका बदला हुआ नाम है? तो ये बदला हुआ नाम है देवगिरी का, जहाँ के राजा थे रामचंद्र देव, जिन्हें मलिक कफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था उसने हरा दिया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का राजधानी परिवर्तन के पीछे दो कारण थे। पहला कारण यह था कि वह उत्तर और दक्षिण भारत को बराबर कंट्रोल करना चाहता था, और दूसरा जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनसे बचाना चाहता था। तो इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी। लेकिन 1934-35 में माबर एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पर विद्रोह हो गया। माबर जगह है तमिलनाडु में जहाँ पर विद्रोह हो गया। तो उस विद्रोह को समाप्त करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने माबर के लिए कूच किया। लेकिन उसी समय माबर में एक बहुत ही भयंकर बीमारी या प्लेग फैला था, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक के बहुत सारे सैनिक मारे गए और वह प्लेग मोहम्मद बिन तुगलक को भी हो गया, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक परेशान होकर 1335 में फिर अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने का आदेश दे दिया। तो इसकी यह योजना राजधानी परिवर्तन की भी असफल हो गई। फिर तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो कि किया था 1329 में। और सांकेतिक मुद्रा में मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी और सोने के सिक्कों को बंद करवाकर सिर्फ तांबे का सिक्का चलवा दिया, जिससे कुछ समय बाद जो वहाँ पे किसान थे और जो बड़े बड़े जागीरदार या जमींदार थे, वो उस तांबे के सिक्का का जाली रूप बना लिए और वे फिर उसी को, जो जाली सिक्का बनाते थे, उसी का लगान देने लगे। और बाद में क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो खजाना था वो बहुत बड़े घाटे में चला गया। जब इस बात की जानकारी मोहम्मद बिन तुगलक को हुई तो उसने जो सारे सांकेतिक मुद्रा थे तांबे के, उनको परिवर्तित कर दिया सोने और चांदी में। तो तुगलक भाई साहब की जो ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था 1329 में जो उन्होंने निकाला था, वो भी क्या हो गया? असफल हो गया। उसके बाद चौथा है खुरासन अभियान या खुरासन मार्च, इसको भी ख़त्म कर दिया। खुरासन मार्च में क्या होता था कि ईरान तक मार्च या अभियान चलता था। पांचवा कराची अभियान, जो कि हुआ था 1330 और 31 में। ये दोनों खुरासन अभियान और कराची अभियान दोनों को स्टार्ट किया था 1330 और 31 में। ये उत्तराखंड में कोई जगह है, वहाँ पर यह अभियान चला था और बाद में यह भी अनसक्सेसफुल या असफल रहा। तो ये पांचों जो महत्वाकांक्षी परियोजना थी मोहम्मद बिन तुगलक को, उसको आप लोग याद रखिएगा। जैसा कि हम लोग पढ़े कि मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश का था वह बहुत ही विद्वान आदमी था, तो उसने जो काम किए वो भी बहुत ही बुद्धिमानी वाला काम किए। तो पहला काम जो मोहम्मद बिन तुगलक ने मुख्य किया, उसने दीवान ए कोही की स्थापना की, जो कि कृषि के लिए था। और दूसरा, उसने फसलों को बदलना शुरू किया, अर्थात रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। फसलों का बदलना मतलब आप लोग ये समझिए, जैसे कि वो खेत है, इसमें एक बार लग गया गेहूँ, फिर उसी सीजन में वहाँ पर गेहूँ नहीं लगेगा, फिर उसके बाद वहाँ पे कोई और फसल, फिर अगली साल
फिर वहाँ पे कोई और फसल, फिर 2-3 साल बाद फिर आ जाएगा गेहूँ, फिर कोई दूसरा, ऐसे क्या होता था, फसलों का रोटेशन होता था। तो उसके बाद इब्न बतूता 1333 में मोरक्को से भारत आया, किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये क्वेश्चन आया था पिछले साल UP++ पेट में। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1333 में भारत आया, किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी का पद दिया। और काजी का पद क्या होता है, तो मुसलमानों में काजी का पद होता है एक धार्मिक गुरु का। और इब्न बतूता ने एक बुक लिखी या किताब लिखी जिसका नाम था रेहला या सफ़रनामा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फिर इसका उत्तराधिकारी आया फिरोज शाह तुगलक, जिसने 1351 से 1387 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। और जो फिरोज शाह तुगलक था, इसका राज्याभिषेक 2 जगह कराया गया, पहला सिंध और फिर दिल्ली में। फिरोज शाह तुगलक ने पहला हॉस्पिटल बनवाया दिल्ली में, जिसका नाम था दारुल शिफा हॉस्पिटल, तो ये ध्यान रखिएगा। और फिरोज शाह तुगलक ने दीवान-ए-खैरात की शुरुआत की। दीवान-ए-खैरात मतलब दान देता था, तो दीवान-ए-खैरात की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की। और फिर दीवान-ए-बंदेगान, तो इसकी शुरुआत फिर फिरोज शाह तुगलक ने की। दीवान-ए-बंदेगान किसके लिए होता था, तो ये होता था जो दास होते थे उनके लिए या गुलामों के लिए। उसके बाद इसने दीवान-ए-इस्तेहाक का भी शुरुआत किया। और फिरोज शाह तुगलक रोजगार कार्यालय भी खोला या रोजगार ऑफिस भी खोला। और फिरोज शाह तुगलक ने कुछ शहरों की भी स्थापना की, जिनमें पहला है हिसार, उसके बाद है फिरोजाबाद और उसके बाद है जौनपुर। जौनपुर को इसने मोहम्मद बिन तुगलक के याद में स्थापित किया था। और तुगलक वंश का लास्ट शासक हुआ नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। और तुगलक वंश में कुल 11 शासक हुए, जिनमें मेन कौन कौन थे, तो मेन वही 3 ही थे। पहला था गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद फिरोज शाह। और 1398 में तैमूर लंग्स भारत आया, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है सैयद वंश। सैयद वंश का शासन कब से कब तक चला, तो ये चला 1414 से 1450 तक। और सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खान। ये खिज्र खान जो थे वो तैमूर लंग्स के गवर्नर थे। तो सैयद वंश के बारे में बस यही है कि इसका शासन 1414 से 1450 तक चला था, जिसके संस्थापक थे खिज्र खान। और इनके बारे में कभी कोई क्वेश्चन आता नहीं, तो बस इनको हम लोग को बस इतना ही देखना है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन हुआ, तो वो हुआ लोधी वंश, जिसका शासनकाल चला था 1450 से 1526 तक। और लोधी वंश के संस्थापक हुए बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने लोधी गार्डन का निर्माण करवाया, कहाँ पे, दिल्ली में। और बहलोल लोधी ने ही बहलोली सोने का सिक्का भी चलवाया। तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि बहलोल लोधी जो कि लोधी वंश का संस्थापक था, उसने लोधी गार्डन बनवाया, कहाँ पे, दिल्ली में। और बहलोली सोने का सिक्का भी चलवाया। उसके बाद है सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी क्या थे, ये गुलरुखी के कवि थे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लोधी वंश का कि सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की और 1504 में राजधानी बनवाया। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। और सिकंदर लोधी ने गज-ए-सिकंदरी एक पैमाना है जिससे ज़मीन नापी जाती है, उसका एक पैमाना बनवाया। उसके बाद लास्ट हुए इब्राहिम लोधी। तो इनके बारे में देख लीजिए। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश का अंतिम शासक हुआ। और इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का इकलौता ऐसा सुल्तान था जो कि युद्ध क्षेत्र में मारा गया। और किस युद्ध में मारा गया था, तो ये मारा गया था
बैटल ऑफ पानीपत अर्थात पानीपत के युद्ध में, जो कि हुआ था 1526 में। किसके किसके बीच? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और वहाँ पे मारा गया था इब्राहिम लोदी, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे मुगल वंश में। तो इब्राहिम लोदी के बारे में बस यही 2 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और ये एक युद्ध लड़े थे 1517 में, जिसे कहा गया खटोली का युद्ध। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार गए, लेकिन राणा सांगा ने इसको मारा नहीं। तो राणा सांगा यहाँ पर जीत गए और इब्राहिम लोदी हार गया। तो मध्यकालीन भारत की आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जहां से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। तो आइए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य वर्तमान में कहां पर है? तो ये है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में है विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया, जिनमें से पहला वंश था संगम वंश, दूसरा हुआ सलूब वंश, और तीसरा हुआ तल्लुब वंश, और चौथा हुआ अरविडू वंश। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि किस क्रम में किस वंश ने शासन किया। तो आप लोग इसको क्रम वाइज ऐसे ही याद रखिएगा, नहीं तो इसका पहला पहला अक्षर ले लीजिएगा और इससे याद करिएगा SSTA से। तो यस से हो गया संगम वंश, फिर यस से हो गया सलूब वंश, फिर टी से हो गया तल्लुब वंश, और फिर ए से हो गया अरविडी वंश। तो आप लोग को जैसे सुटेबल पड़े वैसे याद कर लीजिएगा, लेकिन क्रम वाइज ही। तो सबसे पहले देखिए संगम वंश, जिसका शासन चला 1336 से लेकर 1485 तक, और संगम वंश के संस्थापक हुए हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का ही संगम वंश के संस्थापक थे, और विजयनगर साम्राज्य के भी संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और संगम वंश की पहले राजधानी हुई अनेगोंडी, और बाद में इसे बदलकर विजयनगर कर दिया गया, जो कि बाद में हम्पी के नाम से जाना जाता है। और यह विश्व विरासत की सूची में भी शामिल हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो संगम वंश के पहले शासक हुए जिनका नाम था हरिहर प्रथम। ये वही बुक्का के भाई हैं हरिहर प्रथम या हरिहर, जिनका शासन चला 1336 से लेकर 1356 तक। और हरिहर प्रथम के ही समय में बहमनी साम्राज्य के अलाउद्दीन बहमन शाह से संघर्ष होना प्रारंभ हो गया। तो संघर्ष क्यों हो रहा था उसको आप लोग जान लीजिए। तो अपने दक्षिण भारत की एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा, और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। तो कृष्णा नदी के दक्षिण की तरफ था बहमनी साम्राज्य और उत्तर की तरफ था विजयनगर साम्राज्य। और कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी जो थी, इनके बीच में एक जगह थी जो कि बहुत ही उपजाऊ थी, और जिसका नाम था रायचूड़ दो आब। तो रायचूड़ दो आब जगह थी जो कि बहुत ही उपजाऊ थी, और उसी के लिए बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य आपस में भिड़ते रहते थे। तो इसकी शुरुआत हुई थी कब? तो वो हुआ था हरिहर प्रथम के समय में, जो कि हुआ था बहमन शाह से। तो देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की खासियत, आमतौर पर जो शासक होता है उसका जो लड़का होता है वही उत्तराधिकारी होता है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में हरिहर प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ उसका जो भाई छोटा था, जिसका नाम था बुक्का या बुक्का प्रथम। तो ये खासियत है विजयनगर साम्राज्य की। और बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो था बुक्का प्रथम या बुक्का। और बुक्का के लड़के थे जिनका नाम था कंपन। ये बुक्का के लड़के थे और इन्होंने जीत लिया मुदैर। तो मुदैर जीतने के बाद जो कंपन की पत्नी थी
जिनका नाम था गंगा देवी, इन्होंने मुदैर विजयम नामक एक कविता लिखी जो कि है तेलुगु भाषा में। तो इसको ध्यान रखिएगा भाइयों। फिर से देख लीजिए एक बार, ये जो कंपन हैं ये हैं बुक्का के लड़के और ये जीत गए मुदैर, कोई जगह है दक्षिण भारत में। और इस जीत के बाद जो कंपन की पत्नी थी जिनका नाम था गंगा देवी, उन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम था मुदैर विजयम, और किस भाषा में थी? तो वो थी तेलुगु भाषा में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर आगे हरिहर द्वितीय, इनका शासनकाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग याद करना चाहें अगर तो वो था 1377 से लेकर 1400 तक। और इनके बारे में बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हरिहर द्वितीय थे वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। तो बस इनके बारे में इतना ही है। उसके बाद आए दोस्तों देवराय प्रथम, और इन्होंने शासन किया 1404 से लेकर 1422 तक। तो 1404 से लेकर 1422 तक शासन किया देवराय प्रथम। और देवराय जो प्रथम थे उनका मुख्य कार्य यह था कि इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया और सिंचाई के लिए एक नहर भी निकलवाई उस बांध से जो कि बना था तुंगभद्रा नदी पर। और इन्हीं के समय में एक विदेशी यात्री भारत आया जिसका नाम था निकोलस कोंटी, जो कि कहाँ से आया था? तो ये आया था इटली से। उसके बाद आए देवराय द्वितीय, और इनके बारे में यह है कि ये गजवेटकर और इमादी देवराय की उपाधि धारण किए। गजवेटकर मतलब हाथी को मारने वाला। तो देवराय द्वितीय ने दो उपाधि धारण की, पहला गजवेटकर का और दूसरा इमादी देवराय का। और इनके समय में एक विदेशी यात्री फिर भारत आया जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक, और ये था फारस या वर्तमान के ईरान से। उसके बाद आया सालू वंश जिसका शासन चला 1485 से लेकर 1505 तक। और सालू वंश के संस्थापक हुए सालू वंश के सालू नरसिंह। और सालू वंश के लड़के थे जिनका नाम था इमादी नरसिंह, और वो हुए सालू वंश के लास्ट शासक। तो बस सालू वंश में इतना ही याद रखिएगा कि ये चला 1485 से लेकर 1505 तक, और इसकी स्थापना की सालू नरसिंह ने, और इसके लास्ट शासक थे इमादी नरसिंह जो कि सालू नरसिंह के पुत्र थे। उसके बाद दोस्तों देखिए तल्लु वंश जो कि चला 1505 से लेकर 1570 तक, और तल्लु वंश के संस्थापक हुए वीर नरसिंह, और इनके छोटे भाई थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय जो कि शासन किए 1509 से लेकर 1529 तक, और इन्हें विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कृष्णदेव राय जी के बारे में। और कृष्णदेव राय ने शासन किया 1509 से लेकर 1529 तक, और इनके बारे में कुछ प्रमुख बिंदु हैं उनको आप लोग ध्यान रखिएगा, जिनमें पहला है कि कृष्णदेव राय को विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, और इनकी चर्चा बाबर ने अपनी आत्मकथा में की है। तो बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि धारण की। तो आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो थे कृष्णदेव राय। उसके बाद गोलाकुंडा का युद्ध हुआ कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच में।
जो कि बहमनी साम्राज्य का था, वहां पर कृष्णदेवराय ने विजय हासिल की और कुतुब शाह को पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद देखिए, तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है कृष्णदेव राय के शासन काल को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है कि तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल किसके शासन को माना जाता है, तो वो माना जाता है कृष्णदेव राय के शासन को। और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टक दिग्गज या जिन्हें कवि भी बोला जाता है वो लोग रहते थे, और जो एक मशहूर कवि थे जिनका नाम था तेनालीराम, वो भी कृष्णदेव राय के दरबार से ही संबंधित हैं। तो कृष्णदेव राय जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अमुक्त मल्याद। तो अमुक्त मल्याद किताब किसने लिखी, तो वो लिखा था कृष्णदेव राय ने। और इन्होंने हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था कृष्णदेव राय जी ने। उसके बाद इन्होंने नागलपुर शहर का निर्माण कराया, और इन्हीं के शासनकाल में डोमिगोज पायस और बारबोसा जो कि पुर्तगाली यात्री थे वो आए थे भारत। तो डोमिगोस पायस और बारबोसा जो कि पुर्तगाली यात्री थे, वो कृष्णदेव राय के ही समय में यहाँ पर आए थे। तो तल्लु वंश का जो अंतिम शासक हुआ उसका नाम है सदाशिव, और सदाशिव ने 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा, जिसमें इसको पराजय का सामना करना पड़ा। और इस तालीकोटा के युद्ध में सदाशिव की तरफ से लड़ रहा था इसका जो मंत्री था, जिसका नाम था राम राव। उसके बाद देखिए, जो सदाशिव का मंत्री था राम राव, उसका भाई हुआ जिसका नाम था तिरुमल। उसने अरवेडी वंश की स्थापना की 1570 में, और जो कि चला 1650 तक। तो तिरुमल ने अरविडू वंश की स्थापना की 1570 में, जो कि चला 1650 तक, और अरवेडी वंश की जो राजधानी थी वो थी पेनुकोंडा। बस अरविडू वंश के बारे में इतना ही ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना तिरुमल ने की थी। उसके बाद थोड़ा सा जो विजयनगर साम्राज्य का प्रतिद्वंदी साम्राज्य था जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य, उसके बारे में देख लीजिए एक दो लाइन में। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में, और स्थापना किया कौन था, तो एक अफगान का तुर्क था जिसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। उसी ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, और इस बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी हुई वो हुई गुलबर्ग। बस इतना चीज इसमें भी याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य में। ये शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य। सबसे पहले देखिए मुगल काल कब से कब तक चला था, तो मुगल काल 1526 से 1857 तक चला था। तो सबसे पहले हम लोगों को याद करना है मुगल काल के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में। तो मुगल काल के जो शासक थे उनको बादशाह कहा जाता था। तो उसी से मिलती जुलती एक ट्रिक है भाज शाह। तो भाज शाह आप लोग याद रखिएगा, इसी में से सबका नाम निकल कर आएगा। तो देखिए भाज शाह, तो जिसका पहला अक्षर है बी, तो बी से हो गया बाबर, एच से हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर, जे से हो गया जहांगीर, एस से हो गया शाहजहां, और ए से हो गया औरंगजेब। बाकी ये भाज शाह ये सीक्वेंस में है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। तो भाज शाह
बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 2-3 बार जोर जोर से बोलिएगा तो ये याद हो जाएगा। बादशाह। और सबसे पहले आए थे मुगल वंश में बाबर, जिनका शासनकाल चला था 1526 से लेकर 1530 तक। और बाबर के बारे में ये कहा जाता है कि ये चंगेज खान और तैमूरलंग का वंशज है, जो कि आया था कजाकिस्तान से। और बाबर ने 4 युद्ध लड़े, जो कि एक सीक्वेंस में है, तो उसको हम लोग एक दोहे के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो दोहा क्या है। तो देखिए, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और 1530 में मर गया। तो इसी को हम लोग को याद रखना है। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और 1530 में मर गया। तो देखिए इसकी लड़ाइयाँ कौन कौन सी थी। तो पहला है पानी पिए से हो गया पानीपत, खाना खाया से हो गया खानवा, चाय पिए से हो गया चंदेरी और घर गया से हो गया घाघरा और 1530 में मर गया। तो इस दोहे को भाइयों आप लोग 3-4 बार खूब तेजी से रिपीट करिएगा, याद हो जाएगा। और ये है बाबर ने जो युद्ध लड़ा था उसका सीक्वेंस और नाम। तो बाबर ने सबसे पहली लड़ाई लड़ी 1526 में, जिसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। और किसके किसके बीच में हुआ, तो वो हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई। और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा नीति का प्रयोग हुआ। ये तुलुगमा नीति क्या है, तो ये युद्ध की एक रणनीति है जिससे कि युद्ध लड़ा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलुगमा नीति का प्रयोग कब हुआ था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसके बाद इस पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, तो तोपों का प्रयोग पहली बार हुआ था। कहाँ पे, पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो तोपों का प्रयोग हो गया। उसके बाद इस युद्ध में विजय के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। तो 3 चीज हुई थी। पहला था तुलगमा नीति का प्रयोग हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में, दूसरा तोपों का प्रयोग, और तीसरा पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। तो बस इतना चीज पानीपत के प्रथम युद्ध से। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, जो कि हुआ था 1527 में। और ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हो गई और राणा सांगा जी हार गए। और इस युद्ध में सबसे पहले बार क्या हुआ था, जिहाद का प्रयोग किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच, उसमें जिहाद का प्रयोग हुआ था। उसके बाद भैया चंदेरी का युद्ध, जो कि हुआ था 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया और मेदिनी राय हार गए थे। और उसके बाद घाघरा का युद्ध, जो कि हुआ था 1529 में, और किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और महमूद लोदी के बीच में। और ये महमूद लोदी जो है इब्राहिम लोदी का भाई था। तो महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 में, जिसमें महमूद लोदी बुरी तरह से हार गया और बाबर जीत गया। फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, कहाँ पर, काबुल में। तो बस बाबर के बारे में इतना चीज आप लोग याद रखिएगा कि पहले तो एक दोहा, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और 1530 में मर गया। तो इससे पानी पिए से हो गया पानीपत का युद्ध, खाना खाया से हो गया खानवा का युद्ध, चाय पिए से हो गया चंदेरी का युद्ध और घर गया से हो गया घाघरा का युद्ध। तो ये सीक्वेंस वाइज भी आपको जितने युद्ध बाबर ने लड़े थे सब याद करा देगा। उसके बाद एक चीज याद आप लोग जरूर करिए कि किसकी कब्र कहाँ पर बनी हुई है। तो बाबर की कब्र कहाँ पर बनी है, काबुल में। जहांगीर की कहाँ पर बनी है, लाहौर में। और बहादुर शाह द्वितीय की कहाँ पर बनी है, तो वो बनी है रंगून, म्यांमार में। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि किसकी कब्र कहाँ पर बनी है। उसके बाद बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा। तो तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा बाबर की एक
आत्मकथा है। तो बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। और इसको हम लोग देखेंगे भाज-शाह से। तो भाज-शाह एक बार फिर देख लीजिए। तो भाज-शाह हो गया बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इस सीक्वेंस हम लोग को हमेशा याद रहेगा, तो इसको जरूर याद रखिएगा, भाज-शाह। तो बाबर के बाद आया हुमायूं, और हुमायूं ने शासन किया था 1530 से 1540 तक एक फेज में, और दूसरे में इसने किया था 1555 से 1556 के बीच में। तो सबसे पहले देखिए, हुमायूं को इंसान ए कामिल की उपाधि दी गई, और इंसान ए कामिल का मतलब होता है परफेक्ट, अर्थात पूर्ण। तो इंसान ए कामिल की उपाधि दी गई हुमायूं को, और हुमायूं ने लेदर के सिक्के को चलाया था। दोनों चीज ध्यान रखिएगा कि हुमायूं को इंसान ए कामिल की उपाधि मिली और हुमायूं ने लेदर के सिक्कों को चलवाया था या चलाया था। और हुमायूं ने युद्ध लड़ा 1539 में चौसा का युद्ध। और किसके किसके बीच में हुआ था चौसा का युद्ध? तो वो हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया और हुमायूं हार गए। फिर 1540 में हुआ बिलग्राम का युद्ध, और बिलग्राम के युद्ध को और भी नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध या गंगा का युद्ध। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिलग्राम के युद्ध को, जो कि हुआ था 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, उसको कन्नौज के युद्ध और गंगा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इस युद्ध में हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हो गया और हुमायूं फिर हार गया। और बिलग्राम का युद्ध हारने के बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया और दोबारा फिर वापस आया 1555 में। और भैया 1555 में युद्ध लड़ा गया दो, और जिनमें पहला है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा या मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये लड़ा गया था हुमायूं और किसके बीच में? तो हुमायूं और तातर और हैबत खान के बीच में, जिसमें हुमायूं जीत गया और तातर और हैबत खान हार गए। और दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1555 में ही, जिसे कहा जाता है सरहिंद का युद्ध। और ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में, जो कि शेरशाह सूरी का लड़का था। तो इसमें भी सिकंदर सूरी की हार हो गई और हुमायूं जीत गया और दोबारा फिर भारत का बादशाह बन गया। उसके बाद हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो वो था हुमायूं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी मृत्यु को 17 दिन तक छुपाया गया था। और उसके बाद देखिए मुगल साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक के बारे में, जिनका नाम था अकबर, और जो कि शासन किए थे 1556 से लेकर 1605 तक। और अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट, जिसे वीर साल भी कहा जाता है, और जो कि है सिंध प्रांत पाकिस्तान में। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट या वीर साल, जो कि है इस समय सिंध पाकिस्तान में। और इसके जो गुरु थे, जिनका नाम था अब्दुल लतीफ। उसके बाद भैया आ गया 1556, और इसमें हो गया पानीपत का दूसरा युद्ध। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ बैरम खान और हेमू के बीच में। और इस युद्ध के समय अकबर की उम्र सिर्फ थी कितना? 14 वर्ष। तो मुगल साम्राज्य की तरफ से लड़ा था कौन युद्ध? बैरम खान। और बैरम खान का शासन कब से कब तक चला? तो बैरम खान का शासन चला 1556 से लेकर 1560 तक। और बैरम खान क्या था? तो बैरम खान था चंदेरी का गवर्नर था और सलाहकार था। उसके बाद एक पॉइंट और है जिसे आप लोग याद रखिएगा
कि जो हेमू हैं इन्हें दिल्ली का अंतिम सुल्तान कहा गया और जो कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में हार गए थे बैरम खान से। उसके बाद पाटन जो कि गुजरात में एक जगह है, वहाँ पर मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी। तो बैरम खान का शासनकाल समाप्त हो गया 1560 में। उसके बाद आई महम अनागा, जिनका शासनकाल चला 1560 से 1562 तक। और ये महम अनागा जो थी, ये थी अकबर की देखभाल करने वाली एक महिला जो कि अकबर को बहुत ही मानती थी। तो बैरम खान की मृत्यु के बाद इन्होंने मुगल साम्राज्य को अपने हाथ में ले लिया 2 सालों के लिए, 1560 से 1562 तक। और महम अनागा के इस शासन को कहा जाता है पेटीकोट गवर्नमेंट या पेटीकोट सरकार। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि पेटीकोट गवर्नमेंट या पेटीकोट सरकार किस साम्राज्य से संबंधित है, तो वो है मुगल साम्राज्य से संबंधित है और अकबर के शासन काल से। फिर 1562 में महम अनागा की मृत्यु हो गई और 1562 में महम अनागा की मृत्यु के बाद 1562 से 1605 तक अकबर ने इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र ढंग से भारत पर शासन किया एक मुगल के रूप में। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे अकबर के 9 रत्नों के बारे में। तो अकबर के 9 रत्न कौन कौन लोग थे? तो पहला थे अबुल फजल, जो कि क्या थे भैया? वजीर। वजीर क्या होता है? तो मंत्रालयों में सबसे मुख्य मंत्रालय होता है जिसे वजीर बोला जाता था उस समय। तो वो थे अबुल फजल। अबुल फजल ने 2 किताबें लिखी जिनका नाम था आईने अकबरी और अकबर नामा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अबुल फजल द्वारा लिखित किताब का नाम है आईने अकबरी और अकबर नामा। उसके बाद जो दूसरे नवरत्न थे उनका नाम था फैजी, और फिर एक और थे तीसरे नंबर के, उनका नाम था टोडरमल, और जो कि थे वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसके बाद चौथे नवरत्न अकबर के दरबार के, तो वो थे बीरबल, जिनके बचपन का नाम था महेश दास, जो कि रहने वाले कहाँ के थे? तो रहने वाले थे कानपुर के। तो भैया हो गया बीरबल, बचपन का नाम महेश दास और रहने वाले कहाँ के थे? तो रहने वाले थे कानपुर के। और अकबर ने इन्हें राजा की उपाधि दी और कविराज की उपाधि दी। तो बीरबल को 2 उपाधियों मिली अकबर की तरफ से, पहला था राजा की उपाधि और दूसरा कविराज की उपाधि। और उसके बाद बीरबल के बारे में एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा कि बीरबल ऐसे इकलौते हिंदू नवरत्न थे जो कि दीन ए इलाही को स्वीकार किए। तो दीन ए इलाही स्वीकार करने वाले जो बीरबल जी थे वो इकलौते हिंदू नवरत्न थे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अकबर बादशाह के 5वें नवरत्न थे तानसेन, जिनके बचपन का नाम था रामतनु पांडे और जो कि रहने वाले कहाँ के थे? तो ग्वालियर के थे। और तानसेन ऐसे इकलौते हिंदू थे जिसने मुस्लिम धर्म को अपनाया या स्वीकार किया। फिर उसके बाद है 6वां नंबर का नवरत्न अकबर के दरबार का, तो वो थे अब्दुर रहीम खाने खाना, जो कि एक कवि और योद्धा दोनों थे। और ये थे बैरम खान के लड़के। बैरम खान के लड़के थे भैया अब्दुर रहीम खाने खाना। उसके बाद 7वां नवरत्न था मुल्ला दो प्याजा, जो कि एक मोमिन था या धार्मिक गुरु था। और 8वें नंबर पर थे मानसिंह और 9वें नंबर थे फकीर अजीउद्दीन। तो ये हो गए अकबर के दरबार के 9 रत्न, जिसे आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे ढंग से याद रखिएगा। उसके बाद भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट अकबर के साम्राज्य से, इसको आप लोग एकदम जुबान पर रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो जिसमें है अकबर ने 1562 में दास प्रथा को खत्म कर दिया और उसके बाद 1563 में तीर्थ यात्रा जो होती थी हिंदुओं की, उसको भी
खत्म कर दिया। और फिर 1564 में जो जजिया कर लगाया जाता था नॉन मुस्लिमों पे, तो उसको भी 1564 में ख़त्म कर दिया। तो ये तीन चीज़ यहाँ से बहुत बार आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि दास प्रथा कब खत्म की अकबर ने, तो 1562 में, तीर्थ यात्रा 1563 में, और जजिया खत्म की थी 1564 में, और आगरा किले की स्थापना की 1565 में। उसके बाद 1575 में एक इबादत खाना खोला गया अकबर जी के द्वारा, जो कि हुआ। उसके बाद 1575 में एक इबादत खाना खोला गया, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। और ये फतेहपुर सीकरी को अकबर की सेकंड राजधानी कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि फतेहपुर सीकरी को अकबर की दूसरी राजधानी कहा जाता है। तो यहीं पर फतेहपुर सीकरी में 1575 में एक इबादत खाना खोला गया, जहां पर 1575 तक केवल मुसलमान को आने की परमिशन थी। उसके बाद 1578 में जो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना है वो सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। तो ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 1576 में हो गया हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में, जिसमें अकबर की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह और राणा प्रताप जी की तरफ से कर रहे थे हकीम खां। और ये युद्ध बहुत दिनों तक चला और बाद में महाराणा प्रताप जी की हार हो गई और अकबर की जीत हो गई। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में। उसके बाद 1579 में मजहर की शुरुआत। और ये मजहर क्या है भैया, तो ये है जो मुस्लिम स्कॉलर होते हैं या मुस्लिम धर्मगुरु होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनके कब्र से संबंधित है ये मजहर। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्या है, तो रामायण और महाभारत का अनुवाद बदायनी जी ने किया, किस भाषा में, तो फारसी भाषा में किया। किसके शासनकाल में, तो अकबर के शासन काल में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अकबर के साम्राज्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं, तो इसको भी देख लीजिए। पहला है सुलह एक कुल नीति, जिसकी शुरुआत की थी अकबर ने। सुलह एक कुल नीति में क्या होता है कि दूसरे साम्राज्य से सुलह करके उनको मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो इसी को कहा जाता है सुलह एक कुल नीति, जिसकी शुरुआत की थी अकबर ने। और फिर अकबर तुलादान भी करता था। तुलादान में क्या हो गया कि तुलादान में अकबर अपने वजन के बराबर की वस्तुओं का दान करता था। और तीसरा, अकबर अपने दरबार में सूर्य नमस्कार करता था और वह अपने दरबार में 24 घंटे आग जलाता था। और वह पहला मुगल था जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिसका आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है जैनुल आबेदीन, जो कि कहाँ के राजा थे, तो ये राजा थे भैया कश्मीर के। और ये पहले ऐसे मुस्लिम शासक हुए जिन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। और अकबर क्या था, तो अकबर ऐसा पहला मुगल शासक था जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। तो मुस्लिम शासक ऐसा पहला कौन हुआ भारत में जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, तो वो थे जैनुल आबेदीन, जो कि कश्मीर के राजा थे। और मुगल कौन हुआ पहला जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, तो वो थे अकबर। उसके बाद अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा गया, अकबर के समय को। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की अकबर के शासनकाल में। और अकबर के शासनकाल में ही रामलीला की शुरुआत हो गई। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई बार पेपर में आए हैं। उसके बाद अकबर के पुत्र हुए भैया जहांगीर,
और जिन्होंने शासन किया 1605 से 1627 तक। और जहांगीर को कहा जाता है विश्व विजयी या पूरे जहां को जीतने वाला। तो पूरे जहां को जीतने वाला या विश्व विजयी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जहांगीर को, और जिसने शासन किया था 1605 से 1627 तक। और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी या पेंटिंग स्वर्णिम काल के रूप में माना जाता है। स्वर्णिम काल के रूप में माना जाता है जहांगीर के शासन को। किस क्षेत्र में, तो भैया पेंटिंग या चित्रकारी। और किसकी चित्रकारी, तो एनिमल या बर्ड की, मतलब पशु या पक्षियों की जो चित्रकारी होती थी उसका स्वर्णिम काल माना जाता है जहांगीर के शासनकाल को, जो कि चला था 1605 से 1627 तक। उसके बाद जहांगीर के ही शासन में 1608 में इंग्लैंड से आए कैप्टन हॉकिंस। और कैसे आए, तो हेक्टर नामक जहाज से। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीपीसीएस में कि जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 में किस जहाज से आए थे, तो हेक्टर नामक जहाज से आए थे कैप्टन हॉकिंस। और उसके बाद कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंग्लिश खान की उपाधि किसी दी गई थी, तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा। और फिर 1615 में थॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में आए थे। उसके बाद देखिए तंबाकू की खेती का प्रचलन पुर्तगाली लेकर आए थे भारत में, तो वो लेकर आए थे जहांगीर के ही समय में। और उसके बाद जहांगीर और औरंगजेब दोनों लोगों ने तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जहांगीर की पत्नियों के बारे में थोड़ा देख लीजिए। तो जहांगीर की पहली पत्नी थी जिनका नाम था मानबाई, और इनके लड़के का नाम था खुसरो। और खुसरो ने विद्रोह कर दिया जहांगीर के खिलाफ और जाकर मिल गया 5वें गुरु अर्जुन देव जी से। कब मिला, तो भैया 1606 में। और उसके बाद जहांगीर ने इन लोगों की हत्या कर दी। और जहांगीर की दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था जोधाबाई, जिनका लड़का हुआ खुर्रम और जिसे बाद में कहा गया शाहजहां। उसके बाद जहांगीर की एक और पत्नी थी जिनका नाम था मेहरून निसा, और इन्हें एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था, वो नाम था नूर जहां। तो नूर जहां के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही खूबसूरत महिला थी। और नूर जहां के पिता थे जिनका नाम था मिर्जा घियास बेग, और उनका मकबरा बना था कहाँ पर, आगरा में। और उस मकबरे का नाम था इत्मादुद्दौला। तो इत्मादुद्दौला मकबरा कहाँ पर बना भैया, आगरा में। और किसका है, तो मिर्जा घियास बेग। और मिर्जा घियास बेग क्या है, तो वो है जहांगीर की पत्नी मेहरून निसा के पिता। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद पहली बार पितृदुरा चित्रकारी बनाई गई, तो कहाँ बनाई गई, तो इत्मादुद्दौला मकबरा आगरा में, जो कि है मिर्जा घियास बेग की। ये पितृदुरा चित्रकारी कैसे बनाई जाती है, तो ये होती है पत्थरों की पॉलिशिंग और नक्काशी करके पितृदुरा चित्रकारी बनाई जाती है। उसके बाद मेहरून निसा की माता का नाम था इस्मत बेगम, और इस्मत बेगम को ही कहा जाता है इत्र की आविष्कारक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक लोग और हैं जिनका नाम था जुनता, जो कि प्रेसिडेंट थी नूर जहां की। इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हैं शाहजहां, जिनका शासनकाल चला था 1627 से लेकर 1658 तक। तो 1627 से लेकर 1658 तक शासनकाल चला था शाहजहां का। ये मिसप्रिंट हो गया है, जब इसको पीडीएफ देंगे तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 तक। और शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम काल कहा जाता है आर्किटेक्ट या वास्तुकला के क्षेत्र में। और उसके बाद भैया इसमें देखिए ध्यान से, जो लाल किला बनवाया गया था दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया था। और उस लाल किले के अंदर
जो मोती मस्जिद बनी थी उसको बनवाया था औरंगजेब ने। और फिर एक लाल किला बना था आगरा में जिसे बनवाया था अकबर ने। और इसके अंदर जो मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद है उसको कौन बनवाया था? तो उसको बनवाया था शाहजहां ने। इसको पढ़िएगा ध्यान से और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद तख्त ए तौस। ये तख्त ए तौस क्या है? तो यह एक प्रकार का ताज या सिंहासन है जो कि इस्तेमाल होता था शाहजहां के समय में। उसके बाद ताजमहल के बारे में देख लीजिए, जो कि कहाँ पर है? आगरा यूपी में। और ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था 1631 में और ख़त्म हुआ 1653 में। और ताजमहल को कुल 22 साल लग गए बनाने में। तो ताजमहल बनाने में कुल कितने वर्षों का समय लगा? तो 22 वर्षों का। और ताजमहल के आर्किटेक्ट या वास्तु कलाकार थे उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लहरी। तो ये दो लोगों का नाम ध्यान रखिएगा। ये ताजमहल के आर्किटेक्ट थे उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लहरी। एक चीज़ और देख लीजिए, बूढ़नपुर एमपी में मुमताज़ बेगम की मृत्यु हो गई। पहले ताजमहल यहीं पे बनना था लेकिन बाद में इसे फिर दफनाया गया आगरा में और ताजमहल वहाँ पर बना। तो मुमताज़ बेगम ऐसी पहली महिला थी जिसे 2 बार दफनाया गया। तो शाहजहां के लड़कों के बारे में देख लीजिए। तो शाहजहां के सबसे बड़े लड़के का नाम था दारा शिकोह और जिसे कहा जाता था छोटा अकबर या लिटिल अकबर, जो कि क्या था? दिल्ली का गवर्नर था। और उसके बाद था शाह शुजा जो कि बंगाल का गवर्नर था। और फिर था औरंगजेब जो कि दक्कन का गवर्नर था। और फिर था मुराद जो कि गुजरात का गवर्नर था। और उसके बाद है भाइयों औरंगजेब, जिसका शासन चला था 1658 से लेकर 1707 तक। और औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 जगह हुआ था, पहला आगरा और फिर दिल्ली में। और औरंगजेब को उपाधियां दी गई थी, कौन कौन सी? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था और दरवेश या फकीर कहा जाता था। और औरंगजेब से पहले जो भी होता था मुगल शासनकाल में उसको सबको औरंगजेब ने ख़त्म कर दिया। जैसे कि औरंगजेब ने नवरोज को ख़त्म कर दिया, तुलादान को ख़त्म कर दिया, झरोखा को ख़त्म कर दिया, जो आग जलती थी 24 घंटे उसको भी ख़त्म कर दिया और गाने बजाने के कार्यक्रम को भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद देखिए औरंगजेब संगीत प्रेमी तो था लेकिन किसका? सिर्फ वीणा का। वीणा का संगीत प्रेमी था औरंगजेब। और औरंगजेब ने जो अपने ऑफिसर्स नियुक्त किए थे वो थे सब क्षत्रिय और हिंदू, ज़्यादातर क्षत्रिय और हिंदू ही थे। उसके बाद दक्षिण भारत अभियान के दौरान औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर जो कि कर्नाटक में है उसको मिलाया अपने साम्राज्य में। और 1687 में जो गोलकुंडा है जो कि है तेलंगाना में उसको भी मिला लिया मुगल साम्राज्य में। उसके बाद देखिए औरंगजेब की पत्नी थी जिनका नाम था दिलरास बानो बेगम, या इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता था, वो नाम था राबिया उड़ दुर्रानी। तो दिलरास बानो बेगम का एक मकबरा बना जिसका नाम था बीबी का मकबरा। और इस बीबी के मकबरे को दक्षिण भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बीबी का मकबरा जो कि है दक्षिण भारत में जिसे कहा जाता है दूसरा ताजमहल, ये किसका है? तो ये है दिलरास बानो बेगम या रबिया उर दुर्रानी का, जो कि है औरंगजेब की पत्नी। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हुई अहमदनगर में और औरंगजेब की कब्र है भैया औरंगाबाद में। तो बस दोस्तों मुगल साम्राज्य या मुगल काल बस यही औरंगजेब तक ही समाप्त हो गया। और मुगल काल या मुगल साम्राज्य से कोई भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य में सबसे पहले देखिए शिवाजी के बारे में। और शिवाजी का शासन चला था 1627 से लेकर 1680 तक।
तो आइए थोड़ा सा शिवाजी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में शिवनेर में, और शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई और पिता का नाम था शाहजी भोसले। और शिवाजी पर उनके माताजी का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और शिवाजी के संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव, और इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामदास जी। और शिवाजी का विवाह हुआ 1640 में, और किसके साथ हुआ? तो वो हुआ साई बाई के साथ में। ये पहला विवाह था दोस्तों। तो शिवाजी की पहली पत्नी का क्या नाम था? साई बाई। और शिवाजी का पहला अभियान हुआ आदिल शाह के खिलाफ 1643 में। ये आदिल शाह दोस्तों ये बीजापुर का सूबेदार था। और इस पहले ही अभियान में जो कि हुआ 1643 में, शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीत लिया। उसके बाद दोस्तों ये पुरंदर का किला को जीता 1654 में। आगे चलकर हम लोग देखेंगे पुरंदर की संधि भी हुई। तो यहाँ पर बस इतना देखिए कि पुरंदर का किला जीते 1654 में, और सिंहगढ़ का किला जीते 1643 में। उसके बाद अफजल खान जो कि बीजापुर के सुल्तान थे, ये शिवाजी को गले लगाकर पीछे से चाकू से मारना चाहते थे, लेकिन शिवाजी होशियार आदमी थे। वो अंदर से स्टील की जैकेट पहने थे, और जब अफजल खान ने चाकू मारा गले मिलने के बाद शिवाजी के पीठ पे, तो शिवाजी बच गए। और फिर बाद में शिवाजी ने उसी समय अफजल खान की हत्या कर दी 1659 में। उसके बाद हैं शाइस्ता खान, ये हैं औरंगजेब के मामा। तो औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान से युद्ध हुआ शिवाजी का 1663 में, जिसमें शिवाजी जीत गए और शाइस्ता खान हार गए। उसके बाद देखिए सूरत की प्रथम लूट कब हुई भाइयों? तो ये हुई 1664 में, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद पुरंदर की संधि हुई 1665 में। सूरत की लूट के बाद तुरंत हुई पुरंदर की संधि 1665 में। और पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच में, जो कि मुगलों की तरफ से थे। और इस पुरंदर की संधि में जो शिवाजी 35 किला जीते थे, उनमें से 23 किला मुगलों को देना पड़ा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच में, और इसमें शिवाजी द्वारा जीते गए 35 किलों में से 23 किले मुगलों को देना पड़ा। उसके बाद सूरत की दूसरी लूट हुई 1670 में, और फिर 1674 में शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक कराया, और इस राज्याभिषेक को मंत्रोच्चारण के साथ बनारस के पंडित जी थे जिनका नाम था गंगा भट्ट, उन्होंने करवाया। तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? तो वो करवाया 1674 में। और इस राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने सोयराबाई से शादी की। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और शिवाजी का अंतिम अभियान हुआ 1678 में, जिसका नाम था कर्नाटक अभियान। और इस कर्नाटक अभियान में जो कि हुआ था 1678 में, शिवाजी ने जिंजी का किला जीता। और फिर शिवाजी के जो सबसे बड़े लड़के थे जिनका नाम था संभाजी, वो शिवाजी से बगावत करके चले गए, और जिसके सदमे में शिवाजी की मृत्यु हो गई 3 अप्रैल 1680 को। और उसके बाद शिवाजी का प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लीजिए। तो शिवाजी का जो प्रशासन था उसमें
अष्टप्रधान परिषद रहते थे या 8 मंत्री रहते थे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अष्टप्रधान परिषद में जो सबसे मुख्य था उसका नाम था पेशवा। ये पेशवा कैसा पद था? तो ये मंत्री का पद था। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था आमत्य, जो कि था अर्थमंत्री। अर्थमंत्री, तो अर्थमंत्री कौन सा था अष्टप्रधान में? तो वो था आमत्य। उसके बाद था सुमंत। तो सुमंत को क्या बोलते हैं? तो सुमंत को बोलते हैं भाइयों विदेश मंत्री। उसके बाद था चिटनीस। चिटनीस मतलब पत्राचार, यहाँ से पत्र लेकर दूसरे यहाँ जाना, दूसरे के यहाँ का पत्र अपने यहाँ लेकर आना। तो चिटनीस मतलब चिट्ठी से समझिएगा। चिटनीस पत्रों को लाने या ले जाने वाला। तो पत्रों को ले आने वाला या ले जाने वाला जो विभाग था उसे बोला जाता था चिटनीस या पत्राचार। उसके बाद था पंडित राव। ये पंडित राव था जैसे धार्मिक कार्य कराने के लिए, जैसे यज्ञ हो गया या पूजा हो गया, तो ये सब कराने के लिए पंडित राव। और फिर और लोग थे जैसे सेनापति हो गया, न्यायाधीश हो गए। तो यही सब थे, मुख्य रूप से यही हैं, जिनमें पहला है सबसे मुख्य पेशवा, जिसमें होते थे मंत्री। फिर है आमत्य, जिसमें होते हैं आर्थिक मंत्री या अर्थमंत्री। फिर था सुमंत, जिसमें थे विदेश मंत्री। फिर है चिटनीस, इसमें है पत्राचार्य मंत्री। उसके बाद पंडित राव, इसमें है जो धार्मिक कार्य देखते हैं, जैसे यज्ञ हो गया, पूजा हो गई। उसके बाद देखिए मराठा साम्राज्य में 2 प्रकार का टैक्स या कर देना होता था। पहला हो गया चौथा और दूसरा हो गया सरदेश मुखी। चौथा मतलब 1/4 और सरदेश मुखी मतलब 1/10। ये चौथा किनको देना पड़ता था? तो जहाँ पर मराठा साम्राज्य का शासन नहीं है उन लोगों को देना पड़ता था चौथा। तो क्यों देना पड़ता था? मराठा साम्राज्य का शासन नहीं है तब भी टैक्स देना पड़ता था। तो इसलिए देना पड़ता था कि अगर टैक्स देंगे तो मराठा साम्राज्य उन लोगों पर हमला नहीं करेंगे। अगर चौथा नहीं पहुंचाएंगे तो मराठा वहां पर हमला कर देंगे। और दूसरा टैक्स था या कर था सरदेशमुखी। ये होता है 1/10 और ये उन लोगों को देना पड़ता था जहां पर मराठा साम्राज्य का शासन था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा भाइयों। शिवाजी के 2 लड़के थे, जिनमें जो सबसे बड़े थे उनका नाम था संभाजी और जो उनसे छोटे थे उनका नाम था राजा राम। तो शिवाजी के जो बड़े वाले लड़के थे जो कि थे संभाजी, उन्हें शिवाजी बहुत चाहते थे और ये संभाजी ने शिवाजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और जिसके सदमे से शिवाजी की 1680 में मृत्यु हो गई। तो संभाजी का शासनकाल चला 1680 से लेकर 1689 तक। तो संभाजी में देखिए एक औरंगजेब का लड़का था जिसका नाम था अकबर। उसने विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ और चला आया शरण मांगने संभाजी के दरबार में और जिसे शरण दे दी संभाजी ने 1689 में। और उसके बाद मुगल सेना ने संभाजी पर आक्रमण करके संभाजी और अकबर दोनों लोगों को मार दिया और संभाजी की पत्नी और 6 वर्ष के बच्चे जिसका नाम था साहू जी को बंदी बनाकर दिल्ली लेकर चले गए। और उसके बाद जो शिवाजी के दूसरे लड़के थे जिनका नाम था राजा राम, उन्हें मिल गया समय और फिर उन्होंने अपना शासन शुरू किया 1689 से लेकर 1700 तक। और राजा राम ने अपनी राजधानी बनाई सतारा को। और देखिए राजा राम की पत्नी थी जिनका नाम था ताराबाई और राजा राम के पुत्र थे उनका नाम था शिवाजी द्वितीय। तो राजा राम की पत्नी थी ताराबाई और राजा राम के पुत्र थे शिवाजी द्वितीय।
तो राजा राम का जो शासन था वो 1700 में ख़त्म हो गया और उसके बाद ताराबाई ने शिवाजी की संरक्षक के तौर पर शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन उधर क्या हुआ, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू जी को रिहा कर दिया गया जेल से और फिर साहू जी ने आकर खेड़ा का युद्ध लड़ा जो कि हुआ था ताराबाई और साहू जी के बीच में, तो जिसमें साहू जी को विजय हुई और ताराबाई को हार का सामना करना पड़ा। ये ताराबाई कौन है, तो ये हैं राजा राम की पत्नी और शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका। उसके बाद देखिए साहू जी जब खेड़ा का युद्ध जीत गए जो कि हुआ था ताराबाई और साहू जी के बीच में 1707 में, तब उसके बाद साहू जी मराठा साम्राज्य के शासक बने और जिनका शासनकाल चला 1707 से लेकर 1749 तक। और साहू जी के ही समय में जो पहले पेशवा बने जिनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। अभी देखिए दोस्तों, मराठा साम्राज्य जो था वो दो भागों में बट गया था। एक तरफ थे साहू जी जो कि साम्राज्य चलाते थे सतारा में और दूसरी तरफ थे शिवाजी द्वितीय जो कि अपना साम्राज्य चला रहे थे कोल्हापुर में। तो फिर 1750 में कोल्हापुर की संधि हुई जिसमें यह तय हुआ कि अब से जो पेशवा होंगे वो होंगे हेड मराठा साम्राज्य के। उसके बाद देखिए जो पहले पेशवा थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ जो कि पेशवा थे 1713 से लेकर 1720 तक। और बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। और बालाजी विश्वनाथ के ही समय में मैग्ना कार्टा की संधि हुई बालाजी विश्वनाथ और मुगल सल्तनत के हुसैन अली के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और उसके बाद पेशवा बने बालाजी के पुत्र जिनका नाम था बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 तक पेशवा रहे और साहू जी ने इन्हें कहा महान पिता का महान पुत्र। और बाजीराव ने मस्तानी नामक नर्तकी से शादी की थी। उसके बाद आए तीसरे नंबर पर बालाजी बाजीराव जो कि पेशवा रहे 1740 से लेकर 1761 तक और इन्हें नाना साहेब भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ, तो अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ। और मराठाओं का नेतृत्व कर रहे थे बालाजी बाजीराव। और इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई और अब्दाली की जीत हुई। इस हार से बालाजी बाजीराव को बहुत दुख हुआ और वो इस हार से इतने सदमे में चले गए कि उनकी मृत्यु हो गई 1761 में। उसके बाद बालाजी बाजीराव के बाद पेशवा बने माधवराव जो कि 1761 से लेकर 1772 तक पेशवा थे और लास्ट पेशवा बने बाजीराव द्वितीय। तो बस दोस्तों इतना ही हम लोग को पढ़ना था मराठा साम्राज्य से। यदि आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।